नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में जो चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम सभी को इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। दोस्तों, इस चैप्टर को इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करेंगे और मैं इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें क्या समझना है, हमें क्या पढ़ना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर बी हैं, इन्होंने गुड्स परचेज किया है 50,000 का, उस पर इन्होंने परचेज पर 9,000 जीएसटी पे किया है। ओके। और मिस्टर बी अब गुड्स को सेल कर रहे हैं, 80,000 का, और उस पर ये जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, 18% जीएसटी लगा रहे हैं, 14,400। अब जो मिस्टर बी हैं, जो इन्होंने सेल किया है, जीएसटी कलेक्ट किया है 14,400, इस टैक्स को इनको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। ओके। अब यहां पर मिस्टर बी का जो कलेक्टेड जीएसटी है, जिसको हम आउटपुट जीएसटी भी बोल सकते हैं, 14,400 जो उन्होंने सेल किया हुआ है, अब इनको पेमेंट करना गवर्नमेंट को। अब 14,400 पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे 9,000। ये 9,000 क्या है? ये मिस्टर बी की आईटीसी है, जिसको हम इनपुट जीएसटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने परचेज किया था, परचेज के टाइम पर इन्होंने 9,000 टैक्स पेमेंट किया था और यह इनकी आईटीसी है। अब इस 14,400 में से आईटीसी 9,000 माइनस करके ये पेमेंट करेंगे, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी 5,400 बच रही है। अब दोस्तों, हमें इसमें यही पढ़ना है, यही समझना है कि मिस्टर बी ने जो 9,000 का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, इसके बारे में समझना है कि आईटीसी कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या कंडीशन पूरी करनी होगी, अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, क्या सभी केस में क्रेडिट मिलेगा, किस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसका जवाब हमें मिलने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में। अब दोस्तों, जो मिस्टर बी ने 14,400 इनका कलेक्टेड जीएसटी आउटपुट जीएसटी है, जब इन्होंने सेल किया होगा तो इन्होंने अपना जीएसटी R1 फाइल किया होगा और ये 14,400 मिस्टर बी के लायबिलिटी लेजर में जाएगा, जो इनकी लायबिलिटी बन गई 14,400। और आईटीसी जो है इनका 9,000, जिससे इन्होंने परचेज किया होगा, इनका सप्लायर जब अपना जीएसटी R1 फाइल किया होगा तो ये 9,000 मिस्टर बी के जीएसटी R2 ये 2B में आया होगा और यह 9,000 इनके क्रेडिट लेजर में जाएगा। ओके। अब ये 14,400 मिस्टर बी के लायबिलिटी लेजर में है, इनको पेमेंट करना है, और ये 9,000 जो आईटीसी इनके क्रेडिट लेजर में है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ओके। अब लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए इन्होंने अपना आईटीसी यूज किया। आईटीसी यूज करने के बाद इनको 5,400 का पेमेंट करना है, जो इनकी लायबिलिटी निकल रही है। अब ये 5,400 मिस्टर बी कहां से पेमेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट कहां से आएगा? आपको अपने बैंक अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जीएसटी में चालान बनाकर आप उतना अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करोगे। जी हाँ दोस्तों, यहां तक हम सब जानते हैं, यह बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या है फॉर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। बेसिक कंडीशन क्या है दोस्तों? मैं इस तरीके से पहले कुछ इसकी पूरा आईटीसी का बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं, और इसके बाद जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमें सारी बेसिक चीजें पता है। इसलिए पहले हम पूरा बेसिक समझ रहे हैं। बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहले पर्सन को रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब जो आईटीसी क्लेम करेगा वह पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही। ओके। अगला, आपने जिससे परचेज किया है, जो आपका सप्लायर है,
आपको अपने सप्लायर को वैल्यू और टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए। कब तक? विद इन 180 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर दोगे जिसका आपने आईटीसी लिया है। और यह केस किस पर एप्लीकेबल होगा? एफसीएम में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए आपने किसी से परचेज किया है और वह आरसीएम में आपने परचेज किया है, आपने उस पर आईटीसी नहीं लिया, उससे परचेज किया, उसके ऊपर आपने आरसीएम में टैक्स पेमेंट किया और फिर उस आरसीएम का आईटीसी लिया, तो वहां पर 180 दिन वाला ये फार्मूला नहीं लागू होगा। सिर्फ ये एफसीएम में लागू होगा कि आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में परचेज किया है तो अपने सप्लायर को आपको 180 दिन में पेमेंट कर देना है। अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया है तो भी आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अभी आज परचेज किया है, इस महीने आपको आईटीसी लेना है तो अभी आप उसको पेमेंट कर दो, अभी आईटीसी आप ले लो, लेकिन 180 दिन के अंदर आपको उसको पेमेंट कर देना है। ओके, अगला है इनवर्स सप्लाई बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। आपने जो भी परचेज कर रहे हो, जो भी इनवर्स सप्लाई ले रहे हो, उसका यूज बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं यूज होना चाहिए, तब आपको आईटीसी मिलेगा। अगला कंडीशन, आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए। आप जितनी भी सप्लाई करते हो, आउटवार्ड सप्लाई आप जितना भी आउटवार्ड सप्लाई करोगे वह सप्लाई आपकी सभी टैक्सेबल होनी चाहिए। ओके, अब टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई में वह सप्लाई आ जाएगी जिस पर आप टैक्स पे करते हो। जो भी गुड्स आप सेल करते हो या जो भी सर्विस सप्लाई करते हो उस पर आपको टैक्स लगा के सप्लाई करना है। कोई भी रेट का टैक्स हो, 12%, 18%, 5%, उस पर टैक्स लगेगा, उसको टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। अब जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई भी टैक्सेबल सप्लाई के ही कैटेगरी में आता है। अब जीरो रेटेड सप्लाई क्या हुआ? एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो एसईजेड या एसईजेड डेवलपर को आप सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, वह चीज क्या होगा? जीरो रेटेड सप्लाई में माना जाएगा। और जीरो रेटेड सप्लाई भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है वाई जो कि टैक्सेबल गुड है और दूसरा प्रोजेक्ट है जेड जो कि एग्जेम्प्टेड गुड है। अगर हम इंडिया में वाई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो टैक्सेबल गुड है, टैक्स लग जाएगा, और अगर हम जेड को इंडिया में सेल करते हैं तो ये एग्जेम्प्टेड गुड है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जेड को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जेड को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर जो ये जेड प्रोडक्ट है वह जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगा और इस पर भी आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन में पढ़ा जो कि हमारी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगी उस पर हमें आईटीसी मिलेगा। तो इंडिया में एग्जेम्प्टेड गुड है प्रोडक्ट जेड, लेकिन जब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो यह जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगा। ओके, मतलब टैक्सेबल सप्लाई जिस पे आप टैक्स पेमेंट करते हो, टैक्सेबल सप्लाई तो सिंपल सी बात है, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई भी आपको टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आगे चीजों को समझने में हमें बहुत आसानी होगी जो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। आगे हम समझ लेते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा, वो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, जिसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा उस आइटम को एग्जेम्प्ट कर दिया है, वह एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंडर में आएगा, जो अंडर सेक्शन 11 में किया गया है, जो कि एग्जेप्शन चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस गुड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएगी। ओके, दूसरा नील रेटेड। अब नील रेटेड जो है, नील रेटेड सप्लाई कौन सी होगी, इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, कौन कौन सा? ई, एफ, जी। ओके, जो ई प्रोडक्ट है उस पर टैक्स रेट 18% है,
उस पर टैक्स लगेगा 18% उस प्रोडक्ट पर, तो ये टैक्सेबल सप्लाई कैटेगरी में आ गया। ओके, अब जो प्रोडक्ट एफ है वह एग्जेम्प्ट किया हुआ, नोटिफिकेशन द्वारा उस प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो एफ जो है एग्जेम्प्ट है, तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आ गया प्रोडक्ट एफ। और प्रोडक्ट जो जी है, जी पर कोई रेट ही डिसाइड नहीं हुआ है, ना तो ये टैक्सेबल है क्योंकि इस पर कोई रेट डिसाइड ही नहीं हुआ है, और ना ही इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी नहीं आएगा। इसका जो रेट है ब्लैंक है, खाली रेट है, इसको हम नील रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में ले लेंगे। दोस्तों यहां पर ये भी समझना, अगर इन तीनों प्रोडक्ट में से ई एफ जी में से अगर इनमें से हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं या ऐसी जेट को सप्लाई कर देते हैं तो ये जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स है, सॉरी चाहे टैक्सेबल गुड है, चाहे एग्जेम्प्टेड गुड है, चाहे नील रेटेड गुड्स है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो जीरो रेटेड सप्लाई में माना जाएगा। ओके दोस्तों, यहां पर कुछ लोग नील रेटेड और जीरो रेटेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां मैं आपको बताऊं, नील रेटेड और जीरो रेटेड में यही फर्क है, अगर चाहे टैक्सेबल गुड हो, एग्जेम्प्टेड गुड हो या नील रेटेड हो, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो या ऐसी जेट को सप्लाई करते हो फिर वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्ट की हो या ऐसी जेट को सप्लाई की हो, जीरो रेटेड माना जाएगा। और हमने नील रेटेड सप्लाई कौन सी होगी उसको हम एग्जांपल से देख लिए। अब मान लीजिए कोई आउटवार्ड सप्लाई, आप कोई भी आउटवार्ड सप्लाई करते हो जिस पर आरसीएम में जीएसटी पे करना होगा, किसको, जो आपका रिसिपिएंट होगा, जिसको आपने आउटवार्ड सप्लाई दिया है उसको उस गुड्स पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा, तो वह भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कवर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही कवर होगा। उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा कि आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो, आप जीएसटी नहीं पेमेंट कर रहे हो, ना जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, जो आपसे परचेज कर रहा है सामने वाला वो खुद ही उस पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट कर रहा है, तो भी आप ऐसी भी सप्लाई आप करते हो तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ मिस्टर ए है, कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, सीए हैं, इन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं और इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया मिस्टर ए ने, और उस कंप्यूटर पर आईटीसी 10,000 है, लेकिन इन्होंने सर्विस किसको दिया, जो रिसिपिएंट है मिस्टर बी। अब इन्होंने सर्विस दिया मिस्टर बी को और इन्होंने बिल बनाकर दे दिया 50,000 का, लेकिन 50,000 पे जो मिस्टर ए हैं कंसल्टेंसी सर्विस जो दे रहे हैं सीए साहब, इन्होंने 50,000 पर कोई जीएसटी नहीं लगाया, और अब मिस्टर बी को उस 50,000 पर खुद ही इनको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। मिस्टर बी आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेंगे और उस आरसीएम का ये आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे, मिस्टर बी जो रिसिपिएंट है। लेकिन जो यहां मिस्टर ए है, इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई किया है, लेकिन सामने वाले को आरसीएम में उस पर जीएसटी पेमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए मिस्टर ए को भी जो इनका कंप्यूटर परचेज किया है 10,000 आईटीसी थी, बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, इनको भी ये आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जिस पे आरसीएम में जीएसटी पे करना होगा वह भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कवर होगा। यहां तक का दोस्तों मैटर क्लियर हो रहा है। ये सब सारी चीजें अभी आगे हमें बहुत हेल्प करेगी हमारे इस चैप्टर को पढ़ने में, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई, या हम बोल दे नॉन जीएसटी सप्लाई, ये क्या चीजें होती हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे वह सप्लाई जो जीएसटी दायरे से बाहर है, जो नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई, ऐसा गुड्स उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है, वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। जैसे पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सारी चीजें क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाई, इनको अभी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई या नॉन जीएसटी सप्लाई बोलने। शेयर एंड सिक्योरिटी, शेयर एंड सिक्योरिटी भी ना तो ये गुड्स हैं और ना ही सर्विस है, ये भी नॉन जीएसटी सप्लाई। जैसे मान लीजिए मैं कोई शेयर परचेज करता हूँ, शेयर सेल करता हूँ, लेकिन बीच में हमारा एक ब्रोकर है, ब्रोकर ही हमारा ये सब काम करता है। तो जो मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ,
और जो ब्रोकर है जो हमें सर्विस दे रहा है इस चीज का, अब वो ब्रोकर अगर हमें बिल देता है और वो हमसे जीएसटी चार्ज करता है, तो जो जीएसटी चार्ज करेगा ब्रोकर, उसकी आईटीसी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो शेयर एंड सिक्योरिटी है ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। ओके, अगला हम देखते हैं, निगेटिव लिस्ट में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है जो ओसी या सीसी आने के बाद सेल किए गए हो। नेगेटिव लिस्ट में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग जो ओसी या सीसी आने के बाद सेल किए गए हो, जो कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 में है। ये क्या चीज है, इस चीज को हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर मिस्टर ए है, एक बिल्डर है, और ये कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीटेड है, बिल्कुल तैयार है, सेल कर रहे हैं। ओके, और यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर बी, ये जो बिल्डिंग सेल कर रहे हैं वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुझे बिल्डिंग परचेज करना है। अगर मैं पहले मिस्टर बी के पास जाता हूं और मिस्टर बी से वही बिल्डिंग परचेज करता हूं जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो फिर इस पर जीएसटी लगेगा। मिस्टर बी से जो भी मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं अंडर कंस्ट्रक्शन, इस पर जीएसटी लगेगा। और मिस्टर बी जो भी इनपुट ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इनको भी सब आईटीसी मिल जाएगी। और यहीं पर अगर मैं जाता हूं बिल्डर मिस्टर ए के पास, जो कि इनकी बिल्डिंग कंप्लीटेड है और इनको ओसी सीसी भी मिल गया है, कंप्लीटेड है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं परचेज कर रहा हूं, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और मिस्टर ए ने जितना भी परचेज किया होगा इस कंप्लीटेड बिल्डिंग में, इनको भी इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज समझ में आई। नेगेटिव लिस्ट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है जो ओसी या सीसी आने के बाद सेल किए जा रहे हैं, जो कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। दोस्तों, यहां तक का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को हमें पढ़ना है, जो बेसिक चीजें थी हमने उस चीज को डिस्कस किया, और अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में पढ़ना इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके लिए हम लेकर आएंगे अगली वीडियो। अगली वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और अभी तक हमने उसकी बेसिक चीजों को समझा। जब बेसिक हमारा मजबूत होगा तो आगे समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस तरीके से पूरा चैप्टर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल जरा सा भी कठिन आपको लगने वाला नहीं है। लेकिन अभी इस वीडियो के बारे में बताना, अपना रिस्पॉन्स देना कि यह वीडियो कैसे लगा। इसके बाद अगली पार्ट में, अगले वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।